डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी हमने इससे पहले लेक्चर में ये बात देखी थी कि एक बॉडी जब जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस वक्त दो फोर्सेस जो है वो असर अंदाज हो रही होती है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, यानी जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो होती है जी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो जो ऑब्जेक्ट हम पर फोर्स लगा रहा होता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जो कि इसको अगर हम बाहर देखें तो इसकी डायरेक्शन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह से जब हमने इन दोनों फोर्सेस को समझ लिया कि एक एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन फोर्स है, मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन भी जो है टुवर्ड्स सेंटर ही होती है, और फिर इसकी मदद से कैसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी मालूम कर लेंगे और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मालूम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले किसी तरह से एक सर्कुलर ट्रैक लेते हैं जी। जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, यानी हम ये अस्यूम करते हैं कि अब बॉडी जो है वो इस तरह से जो ट्रैक है इसका ये एक सर्कुलर ट्रैक है। तो चलें जी इसे बना लेते हैं अब। और अब हम देख रहे हैं कि इसका जो इस बॉडी के हर हर पॉइंट पे जो मोशन है, यानी वही बात कि हमने जो इससे पहले भी स्टडी किया था कि उसकी डायरेक्शन जो चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन जो हमारे पास स्पीड है वो हम अस्यूम करें कि वो यूनिफॉर्म है। यानी जो इसने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ये जो इसने एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है, जैसे मैं थीटा से जाहिर कर रहा हूँ, और इस डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो ए से लेकर बी तक होगा, जिसे चले मैं एस कह देता हूँ। और फिर मैं ये कहता हूँ कि इतना ही डिस्टेंस इसने, यानी यहाँ पर चूंकि यूनिफॉर्म जो है वो हम स्पीड की बात करें तो सी पोजीशन तक जो है उस सेंटर से लेकर इस सेंटर ओ कर लेते हैं जी, से लेकर इतनी ही रोटेशन इसने कवर की है। ठीक है, और इतना ही फिर अगेन ये जो डिस्टेंस इसने एंगुलर डिस्टेंस कवर किया हुआ वो एस है, जिसको मैं थीटा भी कह सकता हूँ यहाँ पर, चूंकि रेडियंस में हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो हो गया जी डिस्टेंस यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो वो हमारे पास फिर वो ये बन जाएगा, जिसे मैं अगर डी से जाहिर कर दूं। ठीक है, तो अब अगर हम इन दो ट्राइंगल्स के हवाले से देखें तो इस बॉडी के जो ये आर है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी एक ट्राइंगल हमें बनती हुई नजर आ रही है, जो कि इसको अगर मैं अलग से बना लूं तो ये ट्राइंगल कुछ हमारे पास इस तरह से बन रही है। यानी ये ए पॉइंट है हमारा, ये ओ पॉइंट है, और ये जो है इसे मैं कह रहा हूँ कि ये डी है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये आर वेक्टर है, ये आर है रेडियस के हवाले से। और अगर मैं वेक्टर के हवाले से बात करूंगा तो ये इस तरह से होगा, बल्कि यहाँ पर अभी चूंकि हम चले डी चूंकि एक डिस्प्लेसमेंट था इसलिए मैंने वेक्टर शो किया था इसे। तो चले अगर यहाँ तक हमने बात समझ ली है तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास जी बी पॉइंट है। अब अगर हम इनकी डायरेक्शन देखें तो हमने ये बात समझी थी कि जो इनर्शिया की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होती है। यानी अगर ए पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस वक्त जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी। ठीक है, इसको मैं v1 कह देता हूँ। और अगर इसके वेरी नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। और जो कि हमने देखा था कि एक्सीलरेशन जो इससे जब हम रिजल्टेंट लिया था हमने, तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आई थी वो इस तरह से टुवर्ड्स द सेंटर ही आई थी। यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन की डायरेक्शन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर बनती है। ये तो हमने बात समझ ली थी। तो इसी हवाले से अब चूंकि मैंने कुछ डिस्टेंस ज्यादा लिया, अब यहाँ पर जो होगी टेंजेंट टू द सर्कल ही। ठीक है, तो इसको मैं एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास थोड़ा सा इसको बेंड करेंगे जी, ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर इस तरह से ये टेंजेंट टू द यानी सर्कुलर ट्रैक होगी, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये चलें इसको मैं एक और कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इस तरह से होगी टेंजेंट टू द सर्कुलर ट्रैक v3। अब अगर इनकी वेलोसिटी वेक्टर्स को आपस में हम ज्वाइन कर दें, यानी हम ये देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन में चेंज आ रही है, जितनी देर में ये बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आई है उतनी देर में इसने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को अटेन किया। यानी जो डायरेक्शन वाइज चेंज आ रही है, अगर मैं इस हवाले से एक ट्राइंगल बना लूं, यानी ये मेरी इनिशियल थी पोजीशन और ये v1 वेक्टर है। अगर आप देखें तो बिल्कुल इस तरह से ये v1 वेक्टर है। ठीक है, और चेंज जो आई है वो अब इस तरह से होगी। अगर इसको मैं इधर से उठाकर, यानी यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे इस तरह से, ठीक है, चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं इसे
यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, तो ये हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन में चेंज आई है वो ये आई है, ठीक है, जो कि अब हम देख भी सकते हैं। अब आप देखें कि ये जो एंगल बनेगा ये एग्जैक्ट उतना ही बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। और अब जो चेंज आ रही है उसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या है जी, डेल्टा वी है। अगर अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, ये भी एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, ठीक है, ये भी एंगल थीटा बन रहा है। अब जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो आपस में बराबर हैं, यानी ये ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के बराबर है। अब आप खुद सोचें कि अगर फर्ज करें ये थीटा हमारे पास 20 डिग्री होता, या रेडियंस में मैं इसको अगर 2 रेडियन कह देता या 50 रेडियन कह देता, जो भी है, चले हम डिग्री के वाले से भी बात कर लेते हैं। 20 डिग्री इसको हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करना तो कर लेंगे, ये भी 20 डिग्री होगा। अब हम जानते हैं ट्राइंगल के बाकी तीनों एंगल, यानी तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है जी 180, जिनमें से एक एंगल हमें 20 पता है, बाकी जो दो होंगे वो 180 में से 20 माइनस कर दें, यहाँ भी 20 माइनस कर दें, 160 बच जाएगा। 160 का हाफ हाफ कर लें, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब कि ये एंगल भी हमारे पास 80 होगा, ये भी 80 होगा, यानी 80 प्लस 80 160 और 20 180। ये भी फिर इसी तरह से दोनों साइडें बराबर हैं चूंकि रेडियस के बराबर थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से ये बात साबित कर ली कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमें नजर आ रही हैं ये दोनों सिमिलर हैं, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनकी कोरस्पॉन्डिंग तमाम एंगल्स जो है वो आपस में क्या हो जी, बराबर हो, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है जी। ये बात तो हमें समझ में आ गई। और फिर हमने बात समझी थी कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं वो तभी सिमिलर होती हैं जब उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो एक बराबर हो। तो यानी यहां से हम ये इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लेता हूं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये जो आएगी रेशियो, यानी अगर मैं डेल्टा वी को इधर से डेल्टा वी ले लेता हूं मैं, ठीक है, और इसकी मैं रेशियो ले लेता हूं, चूंकि ये थीटा के सामने और यहाँ पर कौन सी साइड बन रही है जी, डी बन रही है, ठीक है, ये इसके इक्वल होगी। तो इधर से कोई एक साइड ले सकते हैं, यानी ये भी v है, ये भी v, ये r है, तो ये हमारे पास v ओवर r के बराबर आ जाएगी। और यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है जी, डिस्टेंस इक्वल टू होता है, यानी अगर अगर चलें डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर लूं तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल टू होगा स्पीड यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। टाइम में कहता हूं कि डेल्टा टी टाइम है, ठीक है। तो यहां से डेल्टा अगर टी हमारे पास टाइम हो या टी टाइम हो, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डी की वैल्यू अगर इस जगह पे सब्सिट्यूट कर दी जाए, यानी इस वैल्यू को मैं यहाँ पे दर्ज कर लूं, तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा जी, डेल्टा वी ओवर डी। अब डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, v ओवर r आ रहा है। तो यहाँ से अगर v को इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा v ओवर डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी स्मॉल चेंज इन टाइम जो है वो इक्वल टू है v स्क्वायर ओवर r के। यानी यहाँ पे ये अस्यूम किया गया है कि ये जो मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं इसको डिस्टेंस के तौर पे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस ही की बात कर रहे हो तो ये d लिख दें, s लिख दें, चूंकि हम वेलोसिटी में अभी फिलहाल डायरेक्शन की फिलहाल बात नहीं कर रहे, तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ही आएगा, ठीक है। तो ये अस्यूम मैंने यहाँ पर किया इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी जो मैंने बात की थी कि टुवर्ड्स द सेंटर जो है इसकी डायरेक्शन बनती है, ये इक्वल टू आ गया है v स्क्वायर ओवर r के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और इसी की मदद से हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, और उनमें जो रिलेशन होता है वो मास टाइम, बॉडी के मास टाइम ऑफ जो है वो एक्सेलरेशन के होता है। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लें, m और a की जगह सॉरी ए सी की जगह जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर ओवर r, तो ये मेरे पास सेंटीपिटल फोर्स क्या फार्मूला आ जाएगा जिससे मैं सेंटीपिटल फोर्स मालूम कर सकता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है सेंटीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि हम डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगी माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे हमने जो है एक बॉडी जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में जब मूव कर रही होती है तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड सेंटीपिटल फोर्स की क्या मैग्नीट्यूड होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या मैग्नीट्यूड होगी। और यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन के हवाले से मैंने नेगेटिव साइन पुट कर दिया ताकि आपको ये बात याद रहे, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं।